मैं बिना कोई भेद किए यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को नमन करता हूँ और अपनी बात सुचारू रूप से प्रारंभ करता हूँ। साथियों, अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है तो उसमें शिक्षा का सबसे बड़ा योगदान होता है। आप एक बात कान खोलकर समझ लीजिए कि अगर आपके समाज को आपको आगे बढ़ाना है तो आपको आपकी समाज को शिक्षित करना होगा। आप आपकी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करोगे तो वही आने वाली पीढ़ी आगे आपका काम करेगी। साथियों, हमें इस सिस्टम के अंदर जाना होगा और सिस्टम के अंदर आप तभी जाओगे जब आप आपकी आने वाली पीढ़ी को, आपके बच्चों को पढ़ाओगे। आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा लिखेगा तो वो अफसर बनेगा। अगर वो अफसर बनेगा तो आपके लिए नीतियों का निर्माण करेगा और आपके लिए नीतियां बनेगी तभी आप लोगों का उत्थान होगा। हम सिस्टम से बाहर रहकर अपनी समाज का उत्थान नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि आप आपके आने वाले बच्चों को पढ़ाओ। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, उनका एक बहुत अच्छा कथन है कि आप 2 रोटी कम खा लेना, आप थोड़े सो कम कर लेना, आप 2 जोड़ी कपड़े कम पहन लेना, लेकिन आपके बच्चों को 2 किताबें ज्यादा लेकर देना। आपका बच्चा पढ़ेगा तभी आपका समाज आगे बढ़ेगा। साथियों, मैं साथ ही आगे यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार इस समय शिक्षा को नष्ट कर रही है। वह ग्रामीण स्कूलों पर ध्यान नहीं दे रही है, वह शिक्षा पे वही ध्यान दे रही है जहां हमारा कमेरा वर्ग नहीं बसता है, जहां पर लुटेरा वर्ग बसता है। साथियों, अगर आपने शिक्षा को नहीं बचाया तो हमारा समाज जो है वापस पीछे चला जाएगा। सरकार नहीं चाहती है कि हम जो हमारे महापुरुष हैं हम उनको पढ़ें। आज सरकार किन्हें पढ़ा रही है? आज सरकार जो है जिन्होंने सरकार की गुलामी की, अंग्रेजों से पेंशन खाई, उस सावरकर को पढ़ा रही है। हमें सावरकर को पढ़कर गुलाम नहीं बनना है। हमें जो है हमारे जो सच्चे सेवक हैं, जो समाज के लिए लड़े हैं, हमें उन्हें पढ़ना है। हमें क्रांतिकारी रंगा कोरकू को पढ़ना है, हमें टंट्या भील को पढ़ना है, हमें बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना है, हमें भगत सिंह को पढ़ना है। ऐसे लोगों को हमें पढ़ना है। आज जो है इस समाज में जो बात करते हैं, जो समाज के लिए लड़ते हैं, उन लोगों को जो है, उन आंदोलनकारियों को, उन क्रांतिकारियों को कुछ लोग जो है देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि देशद्रोही, आतंकवादी, खालिस्तानी का सर्टिफिकेट वो लोग दे रहे हैं जिनके बाप दादाओं ने अंग्रेजों की गुलामी की, जिनके बाप दादा सावरकर जैसे थे। वो लोग हमें आंदोलनकारियों को जो है खालिस्तानियों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। दूसरी चीज, शिक्षा के बाद में जो आज का विशेष मुद्दा है, मैं उस पर आऊंगा, स्वास्थ्य का। आज आप देखोगे यहाँ से 50-50 किलोमीटर दूर तक कोई शिक्षा की उचित व्यवस्था, स्वास्थ्य की उचित व्यवस्था नहीं है। आज हमारी माँ बहनों को अगर गर्भवती होती है और उन्हें सोनोग्राफी करानी होती है तो उन्हें हरदा का रुख करना पड़ता है। आसपास जो तहसील स्तर पे है वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि कुछ ही समय के बाद हमारे यहाँ चुनाव है। चुनाव में जब आपके यहाँ कोई जनप्रतिनिधि आपके यहाँ वोट मांगने आए, जो इन राजनीतिक दलों के जो खड़े हुए लोग वोट मांगने आए, तो उन लोगों को आप इस चौक चौराहे पे मत मिलना। आप उन लोगों को शिक्षा की जगह पे मिलना, स्कूलों में मिलना। उन लोगों को बताना कि यहाँ की शिक्षा की व्यवस्था कितनी बेकार है। आप उन लोगों को समाज की रोड पे, आपके खेतों पे बुलाना। आप उन लोगों को ये बताना कि देखो हमारे रोड कितने खराब हैं। अगर आप उन लोगों को नहीं बताओगे तो आपकी समस्याओं का निदान नहीं होगा। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा और आगे यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ कल एक बीजेपी के नेता ने कांवड़ यात्रा निकाली थी। कल फिर एक कांग्रेस का नेता कांवड़ यात्रा निकालेगा। हमारा उत्थान इस कांवड़ यात्रा से नहीं होगा। आज तक किसी नेता ने जो है हमारे यहाँ हमारे अधिकारों के लिए यात्रा नहीं निकाली। मैं पूछना चाहूंगा उस कांग्रेस और बीजेपी के नेता से कि यही धर्म ग्रंथ और आप ही लोगों ने हमें बताया है कि भाई शिव की जटा से गंगा निकली है। अगर शिव की जटा से ही गंगा निकली है तो शिव प्यासा थोड़ी है, उसे जल चढ़ाने से मतलब थोड़ी है, वो तो खुद गंगा को बहा रहा है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि इन पाखंडवादियों का विरोध करिए। ऐसी धार्मिक यात्राओं में, इन जुलूसों में जाना छोड़ दीजिए। आप इनके धार्मिक झंडे उठाना बंद कर दो। हमें हमारे बच्चों को धार्मिक झंडे उठाने के लिए प्रेरित नहीं करना है। हमें हमारे बच्चों को प्रेरित करना है
किताब और कलम उठाने के लिए। जिस दिन हमारे बच्चों ने किताब और कलम उठा ली, वो इनसे प्रश्न करना सीख जाएंगे और वो आगे बढ़ेंगे। एक छोटी सी बात और मैं कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। मैं देखता हूं इस समय हरदा का कलेक्टर ऋषि गर्ग आए दिन हमारे गांव में आता है और नुक्कड़ सभाएं लगाता है। हमें आजादी के बाद में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। इस संविधान ने हमें समानता का अधिकार दिया है। हमारा कलेक्टर हमारे बीच में आता है और वो कुर्सियों पे बैठता है। अगर समानता का अधिकार है तो सबसे पहले उसको आपको कहना होगा कि या तो तू भी नीचे बैठ या हम भी कुर्सियों पे बैठेंगे। और ये बात आप लोग तभी कह पाओगे जब आप लोग समानता के अधिकार को पढ़ोगे, शिक्षा ग्रहण करोगे। अगर आप शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे तो यही गुलामी की जिंदगी जीते रहोगे। हमें आगे बढ़ना है और हमारी आने वाली पीढ़ियों को आगे बढ़ाना है। बस मैं इतना ही कहूंगा, इसलिए आप आपके बच्चों को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। करके जरा थोड़ा सा संकल्प दे दो। जिस समाज ने रोटी दिया, जिस समाज ने बेटी दिया, वही समाज तुम्हें मरने के पर कंधा भी देगा और उस समाज के तुम कर्जदार हो। ऐसे ही इस समाज में जन्मे महापुरुष धरती आबा, बिरसा मुंडा, टंटा भील, रेंगा गोरकू, बाबा साहेब, ST SC OBC में जन्मे तमाम महापुरुषों को मेरा सवय जोहार। आयोग समिति और मंचासीन रामदेव का गोड़िया समस्त संगठन को मेरा वादन अभिनंदन। मातृशक्ति पितृशक्ति को सेवा जोहार। कम शब्दों में मेरा यहाँ पे विषय रखा गया जल जंगल जमीन। जल जंगल जमीन, जल जंगल जमीन की कौन रक्षा करेगा? हम करेगा कहते हैं, लेकिन रक्षा हो रही है क्या? जागृति का पहला सिद्धांत है दोस्त दुश्मन की पहचान। जब तक आप दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं करोगे, आपस में लड़ते रहोगे, मरते रहोगे, कटते रहोगे और दूसरा राज करते रहेगा। क्या करते रहेगा? राज करते रहेगा। हमारे महापुरुष बोलते हैं जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। जब हमारा राजा ही नहीं तो समाज कहां से ताजा होगा? समाज को ताजा बनाना है तो हमें दोस्त दुश्मन की पहचान करना पड़ेगा। यहाँ पे गंजाल नदी, जल जंगल जमीन, हमारे जल से जिस नदी से हमारा सिंचन होता था, हमारा परिवार पलता था, वही नदी आज हमको डुबाने पे उतारू है। क्यों? क्योंकि हमको दोस्त दुश्मन की पहचान नहीं है। जब दोस्त दुश्मन की पहचान हो जाएगी, हमारे साथ ये दुर्गति नहीं होगी। आदिवासियों पर अत्याचार, शोषण, बलात्कार, तमाम प्रकार की नाना घटनाएं आदिवासियों में क्यों होती है? क्योंकि आप शासक बनना नहीं चाहते, आप राजा बनना नहीं चाहते। और बाबा साहब ने आपको राजा बनने का अधिकार दिया, लेकिन हम 75 सालों से राजा किसको बनाते जा रहे हैं? सापनाथ, नागनाथ। समझ गए होंगे आप? सापनाथ, नागनाथ को आप राजा बनाते जा रहा हो। सापनाथ आता है, वो चला जाता है, फिर नागनाथ आता है, सापनाथ। बस 75 सालों से ऐसे हो रहा है। हमारी समस्या का कोई हल है क्या? समस्या पे बात करते, समस्या कहां से उत्पन्न हो रही उसको हमको जानना पड़ेगा। आज पेशा एक्ट की बात बहुत चल रही है। पेशा एक्ट लॉलीपॉप है। क्या है? लॉलीपॉप है। 5वीं 6वीं अनुसूची को काउंटर करने का काम है। पेशा एक्ट पूछ है, हाथी की पूछ है। 5वीं 6वीं अनुसूची हाथी है। तो आपका ध्यान भटकाने के लिए पेशा एक्ट में कोई राजा बन रहा है क्या? कि कोई कानून बन रहा है न्यायपालिका विधायिका में? बिना ST SC OBC माइनॉरिटी के जितने अभी 47 सांसद, 450 विधायक है, दिल्ली में जो सरकार बनती है अपने जिनको चुन के भेजते हैं, 47 सांसद, 450 विधायक है, उनके द्वारा एक्ट बनता है। पेशा एक्ट पंचायती राज स्तर, जिला पंचायत स्तर पे कोई लोकसभा विधानसभा में एक्ट नहीं पारित होता। वो एक्ट बनाएंगे तब जाके आपको 5वीं 6वीं अनुसूची लागू है। 10 राज्यों में पर अमल में नहीं है। कहने का मतलब कुआं खोद दिया है पर उसमें पानी निकालने के रस्सी बाल्टी नहीं है। ये कब समझेगा मेरा समाज? नाचने वाला तो बन गया, लेकिन नचाने वाला कब बनेगा? 75 सालों से हमारे 450 विधायक और 47 सांसद को ये लोग नचा रहे और ये लोग नाच रहे हैं। अरे ये तो खुद भिखारी है, लाइन में लगे हैं, झोली लेकर टिकट दो, हम तुम्हारा विकास करेंगे। जो खुद भिखारी है वो तुमको क्या राजा बनाएगा? 5वीं 6वीं अनुसूची हमारे जो सांसद प्रतिनिधि जाते हैं वो एक्ट बनाते हैं, उस एक्ट के द्वारा वो कानून बनेगा। लेकिन ये अभी तक के
क्योंकि जिनको तुम अपना अपना नेता समझते हो पार्टी हाईकमान के गुलाम है। तेरे को क्या चाहिए बता? पेट्रोल पंप चाहिए, गैस एजेंसी चाहिए, समाज की बात लेके मत आ हमारे पास। क्योंकि देश में 1932 पूरा फैक्ट लागू है, जिसको तुम अपना नेता समझते हो पार्टी हाईकमान के दलाल है, भड़वे हैं। ये समझना पड़ेगा, ये उनके गुलाम है रखे हुए। ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते। 75 सालों से नहीं किया तो अब क्या करेंगे? एक साइड उल्टा लड़ रहा है, एक साइड धुरवे लड़ रहा है, एक हार रहा तो एक जीत रहा है। तो हमको लड़ाने वाले को समझना पड़ेगा, जो हमको लड़ा रहा है उसको समझना पड़ेगा साथियों। और मैं जिस संगठन से हूं वो संगठन ऐरा गहरे नत्थे गहरे पांडु लोगों का संगठन नहीं है। भारत में 6 लाख गांव है, 2 लाख गांव में हमारा संगठन है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हमारी वकीलों की टीम है। और ये जो गंजाल नदी बन रहे हैं, इससे बहुत सारे प्रकल्प रोके हैं हमने। झूठ नहीं बोल रहा हूं सब समाज के बीच में। आपको आवश्यकता पड़े, हम मंचों से नहीं बोलते। 10 मिल गए, 5 मिल गए, समाज में जागृति का काम करते। हमको ना कोई वोट लेना कुछ लेना, क्योंकि मैं तो बैतूल से आया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे समाज का दर्द है। मणिपुर में 5000 बस्तियां जलाई गई, 50,000 लोग पलायन गए। हमारे समाज को नंगा किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, पेशाब किया जा रहा है, हमारे स्वाभिमान को पैरों तले रोंदा जा रहा है। ये सांसद विधायक 447 विधायक क्या कर रहे हैं वहां पे? झक मार रहे हैं कि डमरू बजा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं मेरे समाज से, आपको दोस्त दुश्मन की पहचान? हमारे नेता, ब्लॉक के नेता, जिले के नेता, क्षेत्रीय नेता, सांपनाथ, नागनाथ, देश का नेता, ये तुमको समझना पड़ेगा साथियों। और विषय तो बहुत है, जरूरत पड़ेगी तो आप हमें मौका देना और हम आएंगे और लोगों में जागृति। और जो गंजाल नदी का विषय है उस पे बैठ के थोड़ी चर्चा करना पड़ेगा। वो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हमने CA, NCR जैसे बहुत कानून रद्द हुए जिसकी वजह से इन्हीं सब